Hello everyone, very good evening to all of you. Shivam Amrish Dhankar, very good evening. So let's get started. I think you people are ready with your questions related with group discussion. We have discussed all the fundamentals, and in today's session I am going to talk about the categorization of the topics what you may get in different kinds of GDs. सबसे बेसिक इज एवरग्रीन टॉपिक्स जो आपको बार बार एक बेसिक लेवल की जीडी में दिखाई देते हैं. नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स, नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स, और इवन आप इस कैटेगरी को जो हमने एवरग्रीन लिखा है उसको क्या बोल सकते हो कि वो नॉन नॉलेज बेस्ड है. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज आपको चाहिए, आप ओपिनियन से काम चला सकते हैं, बट नॉलेज बेस्ड में आपको नॉलेज चाहिए. फिर तीसरा आ जाता है केस स्टडी बेस्ड जीडी. केस स्टडी बेस्ड जीडी, एंड द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट जीडी. तो जो भी जनरल लेवल की चीजें हैं, मतलब जनरल लेवल के एग्जाम्स हैं, वहां पे जनरली आपको एवरग्रीन टॉपिक मिल जाता है. बट अगर आप जैसे एसबीआई की बात कर रहे हो, एसबीआई पीओ के जीडी में आप गए हो या एसएसबी में गए हो, तो एसएसबी में भी कई बार एवरग्रीन टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, नॉलेज बेस्ड भी मिल सकते हैं. लेकिन केस बेस्ड जीडी जो है और एब्स्ट्रैक्ट जीडी जो है, ये आपको बी स्कूल्स जो हैं हमारे प्रीमियर बी स्कूल्स जो हैं वहां पे ये टॉपिक आपको ज़्यादा मिलते हैं. राइट. केस स्टडी बेस्ड जीडी का मतलब जहां पे आपको एक केस दे दिया जाता है, उसका पेपर भी आपके पास होगा कि भाई ये केस स्टडी है, रीड दैट आउट, गो थ्रू दैट पर्टिकुलर केस, एंड देन यू विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर केस. उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर आप चर्चा करने वाले हो. ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल, हाँ कुछ सवाल हो आपके तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इन पर डिस्कशन शुरू करता हूँ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me so that I could steer the direction in that direction. ओके, चलिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं टॉपिक देना शुरू करूं, कहां से शुरुआत करें? क्योंकि देखो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी, तो विल नॉट डिस्कस दैट अगेन. Men feel threatened by the presence of women at workplace. Dinesh is asking, sir,
at last they ask in SSB that who want to conclude a story, then we should be stand up and conclude. Absolutely. ये देखो, ये कई बार होता है, समरी लिखने के लिए या बोलने के लिए वो जीडी में बोल देते हैं। इस बात का, इसके बारे में भी 2 मिनट में चर्चा कर लेता हूँ। लाइक दिनेश हैज मेंशन्ड ओवर हियर, एसएसबी में कहा भी जाता है, ये कई बार होता है इस तरह का। जैसे एफएमएस में, ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आता है और लीडिंग इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल एट पार ऑफ आईएम्स है, तो वहां पे भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी पहले कि जीडी होती थी और जीडी के तुरंत बाद उसकी समरी भी आपको लिख के सबमिट करनी होती थी। वो टेस्ट होता था आपका। तो होता क्या है कि सपोज इफ इन अ जीडी यू वर नॉट दैट मच एक्टिव इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, जीडी में आप मान लो उतने एक्टिव नहीं रहे और आपको ये लगता है कि जब मुझे समरी लिखनी होगी तो मैं अपने पॉइंट्स लिख दूंगा, तो शायद ऑब्जर्वर जो है, मॉडरेटर जो है, वो मुझे नंबर देंगे कि सही बात है, मेरे कितने अच्छे विचार हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर अब सपोज आप एक जीडी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए और जब आपको समराइज करने का मौका दिया जा रहा है, कई बार तो होता है कि वो, जैसे यहाँ पे दिनेश ने लिखा कि दे आस्क हु वुड लाइक टू समराइज द डिस्कशन, तो in that moment definitely you can show the quality of leadership, but for that kind of summary you have to be attentive throughout the discussion, right? You have to be attentive. आपके दिमाग में हर तरह के पॉइंट्स होने चाहिए जो सारे स्पीकर्स ने वहां पे बोले हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी समरी लिखने या बोलने या कंक्लूजन देने की आपको बात पूछी जाए, तो ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ पॉइंट्स जो आप नहीं बोल पाए, आप सोच रहे हैं वो मैं बोल दूं कंक्लूजन में या लिख दूं समरी के अंदर। आपको उस डिस्कशन को समराइज करना है, ना कि अपने विचार। नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाए, वो मौका आपके हाथ से जा चुका है। लेकिन अगर आप समरी में वो पॉइंट्स नहीं लिख रहे हो जो 5 मिनट 10 मिनट जो भी डिस्कशन हुआ है उसको आप समराइज नहीं कर रहे, तो एक तो ये बात समझ में आई जाएगी कि एक प्रेशराइज सिचुएशन में लोगों के बीच में आप अपनी बात को अच्छे तरीके से नहीं कह पाते। दिस वॉज प्रिटी मच एविडेंट इन दोज लास्ट 10 minutes where you were not able to participate in that discussion actively for whatsoever the reason is. Probably you don't have the content, या शायद प्रेशर में आप समझ नहीं पाए क्या करना है। लेकिन जब आपको समराइज करने का मौका मिल रहा है और आप वहां पे वो समरी नहीं लिख रहे जो 10 मिनट डिस्कशन हुआ है, तो ये भी पता लग जाएगा कि यू आर नॉट अ गुड लिसनर। सो दैट्स द रीजन दे आस्क यू टू समराइज द डिस्कशन in terms of speaking sometimes, in terms of writing maybe sometime, that is their prerogative, वो उनका कॉल है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी समराइज करने को या कंक्लूड करने को पूछा जाए, देन जो डिस्कशन हुआ है उसको समराइज करना है, नॉट कि आपका जो पॉइंट रह गया आपने उसमें आप समराइज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे मैंने यहां पे एक टॉपिक लिखा है, मेन फील थ्रेटेंड बाय द प्रेजेंस ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। इसको आप किस कैटेगरी के अंदर लेके आओगे, पहले ये बताओ मुझे। ये नॉलेज बेस्ड है या नॉन नॉलेज बेस्ड टाइप का है? डू ब्यूटिफुल पीपल लीड बेटर लाइफ्स? थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाओ आप। ये सब नॉन नॉलेज बेस्ड है। नॉन नॉलेज बेस्ड है जो आप आसपास की जिंदगियों से रिलेट कर सकते हैं, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट के टॉपिक्स दे दिए गए। women in power are more aggressive than men. Than men. Advertising is the new form of colonialism. ठीक है,
मैं थोड़े थोड़े से टॉपिक देता हूं सभी के, कि आप कुछ पॉइंट्स इनके बारे में सोचें, हम कुछ डिस्कशन कर सकें। ये आपके नॉन नॉलेज बेस्ड है। नॉन नॉलेज बेस्ड का क्या मतलब है? नॉन नॉलेज बेस्ड का मतलब ये है कि भाई उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं कि वो फैक्चुअल डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी बहुत सारी। आप एक अपना ओपिनियन जो है, उस ओपिनियन को सब्सटेंशिएट कर सकते हो बहुत सारे और चीज़ों के साथ। इसके लिए ये सोशल एस्पेक्ट को लेकर के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, जो आपके बयान के जरिए ये चेक होगा कि आपका आउटलुक इन टॉपिक्स को लेकर के किस तरीके का है। तो ये सारे नॉन नॉलेज बेस्ड हैं। कुछ पॉइंट्स ध्यान में आ रहे हैं जो मेथड्स आपको बताए गए हैं उस आधार पे? द पावर ऑफ प्रेस शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। अभी देखा है आपने, बहुत सारी मीम्स बन गई हैं, देखा ही होगा किस तरह की पत्रकारिता चल रही है। अंजना ओम कश्यप का क्या हश्र हुआ अमेरिका में। मतलब एक आईएफएस ऑफिसर जो एक देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, उनके कमरे में घुस गए, जैसे लग रहा है कि वो कोई छुटभैये नेता हैं वो। तो ये क्या है मतलब? और इस यात्रा में तो बहुत धज्जियां उड़ी अंजना ओम कश्यप की। तो पत्रकारिता किस लेवल पे जाकर के पहुंच चुकी है, उसको टैबलाइड बना दिया। न्यूज चैनल इज मोर ऑफ अ टैबलाइड। अब तो जीएनटी करके खोल दिया उन्होंने, गुड न्यूज टुडे करके ना। ये गुड दिखाएंगे तुमको, समोसा खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, ये अच्छा लगता है, इस तरह की चर्चा शुरू हो गई है। तो थोड़ा सोच सकते हैं आप इन टॉपिक्स के बारे में। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इंडियन इकोनॉमी, अब ये नॉलेज बेस्ड है। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे आप देखो तो लगातार चर्चा हो रही है ना कि ये सरकार जो है बहुत सारे प्रतिष्ठान बेच दे रही है, ये टर्म इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो सरकार बेच रही है? हुँ? तो पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर? सारे टॉपिक्स मैं दे रहा हूं, फिर थोड़े थोड़े चर्चा हम कर सकते हैं इनके ऊपर, आप भी सोचिए साथ ही साथ। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पेल्ट मेथड, व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज, कीवर्ड एनालिसिस, तीनों मेथड आपको बताए जा चुके हैं कंटेंट को जनरेट करने के लिए। देयर शुड बी कॉमन करेंसी इन साउथ एशिया एज इन यूरोप। जैसे यूरो करेंसी है यूरोपियन कंट्रीज की, वैसे एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए क्या?
MNCs are colonizing the Indian market. MNCs are colonizing the Indian market. Inflation is inevitable in a developing economy. Seeking rapid growth. एक विकासशील इकोनॉमी जो तेजी से अपना ग्रोथ देख रही हो एक देश के तौर पे, उस देश में इन्फ्लेशन इज इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल, वहां इन्फ्लेशन होगा ही होगा। अब ये सारे के सारे टॉपिक किस तरह के हैं? ये नॉलेज बेस्ड है। अब अगर मान लो आपको ज्ञान ही नहीं है या क्या इन्फ्लेशन है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, तो आप जाहिर तौर पे इन तरह के जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ये नॉलेज बेस्ड जीडी है। तो अब लिखा रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो आपको समझ में आना चाहिए भाई पब्लिक सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, क्यों कुछ सेक्टर्स को पब्लिक में रखा जाता है। अब देश के अंदर आर्मी क्या प्राइवेट हो सकती है क्या? रेलवेज प्राइवेट हो सकता है? या प्राइवेट कुछ सेक्शंस को कर सकते हैं जैसे सरकार कर रही है? तो या पब्लिक सेक्टर में से थोड़े थोड़े से हिस्से जो है सरकार असेट जो है वो अपने लीज पे दे रही है। जैसे बहुत सारे इस तरह के विचार हैं। अब बहुत सारे स्टेडियम है, जैसे अब स्टेडियम में पूरे साल में मान लो 20 मैच हो रहा है, सरकारी स्टेडियम है वो, तो सरकार अगर पूरे साल के अंदर उस स्टेडियम को 90 दिन पे सपोज फॉर 90 डेज लीज पे दे दे, तो जाहिर तौर पे सरकार को एक रेंटल इनकम मिलेगा। अभी अगर सरकार दे दे तो लोग क्या कहेंगे, सरकार ने तो स्टेडियम भी बेच दिया। तो ये जो आप देखते हो जिसको हम कहते हैं ना कि लेमैन टर्म में जिस तरह के नैरेटिव लोग सेट करते हैं, उस आधार पे आप इन जीडीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आप जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप बिजनेस चैनल्स नहीं देखते, सुनते, समझते, यू कांट क्रिएट कंटेंट इन दीज टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में? ग्रीन इज बेटर देन रेड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। अब इसमें समझना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैं सोच रहा हूँ कल की क्लास में ना, कल हम आरसी शुरू कर रहे हैं, आज तो जनरल बात हो गई, कल ऐसे ही सेंटेंसेस दूंगा।
देर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशंस. Nothing is noun, everything is a verb. हाँ जी, यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्या कहा था? इंडियन मीडिया इज मच बेटर बिहेव देन द अमेरिकन मीडिया, एंड दिस इज द हॉट टॉपिक इन दीज डेज इन यूएस मीडिया. एब्सोल्युटली. तो अभी वहां पे तो घेर लिया है प्रेसिडेंट बाइडेन को, वहां की मीडिया ने. वो भारतीय मीडिया नहीं है, वो भारतीय मीडिया नहीं है. आप देखें कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, और हमारे यहाँ कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं. तो इन चीजों को तो फैक्टर इन करना ही पड़ेगा. अब वहां की मीडिया ने गला पकड़ लिया उनका. तो वहां की मीडिया जो है, वो मीडिया के लिए कानून है कि भाई कोई जो बिजनेस हाउस है वो मीडिया हाउस नहीं चला सकता अमेरिका में. इस तरह के प्रावधान है. यहाँ तो सरकार बनने के बाद ही अंबानियों ने कितने सारे चैनल खरीद लिए. तो जब आपके चैनल जो हैं वो बिजनेस हाउसेस ओन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे फिर वो चैनल, वो अखबार उन बिजनेस हाउसेस के माउथ पीस बन के रह जाते हैं. नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज अ वर्ब. The one who loses is the real winner. The one who loses is the real winner. ये क्या कहे जाएंगे? ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कहे जाएंगे. इसमें बहुत बार आपको देखने को ऐसा मिलेगा कि एक ही सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो एक दूसरे के क्या हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. चलो नॉलेज बेस्ड छोड़ दो तुम, इसी के बारे में कुछ सोच सकते हो अगर आप. इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी ऑफ दीज टॉपिक्स. नथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज अ वर्ब. व्हाट डू यू थिंक? अब यहां पे अमरीश ने लिखा है, नहीं सॉरी विशाल ने लिखा है, सर एमएनसीज डिस्ट्रॉयड द लोकल कंपनीज. क्या इस तरह का कमेंट आप पास कर सकते हैं? एमएनसीज ने सिर्फ डिस्ट्रॉय किया लोकल कंपनीज को.
Sir, if we lose, then we get experience that this is the wrong way of doing this thing. Like Thomas Edison, once he failed many experiments, then he said this is not the way of invention of bulb. Dinesh is giving one example of the one who loses is the real winner. Okay, बहुत अच्छे. जैसे कहते हैं हर असफलता कुछ सिखाती है आपको कि आपने कहां पे गड़बड़ किया. और कैसे रिलेट कर सकते हो इस पॉइंट को? Nothing is noun, everything is a verb. Can anybody explain this statement? MNCs create opportunity for local businesses, local residents. भाई नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज अ वर्ब, आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए इसीलिए कहा जाता है कि साइंस एंड फिलोसफी ये दो अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही जगह पे लेके जाते हैं. द रियल लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसफी इज व्हाट? फिलो इज लव, सॉफी इज विजडम. सो लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी. लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी. So nothing is noun, everything is a verb. Means what? Whatever we see in this cosmos, that is changeable. That is changing all the time. क्या हम चेंज नहीं हो रहे? आर वी नॉट चेंजिंग? जब अभी मैं बोल रहा हूं या आप बैठ करके पढ़ रहे हो तो क्या आपके अंदर बदलाव नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं. पता नहीं कितने सारे सेल्स जो हैं वो इस दौरान डेड हो जाएंगे हमारी बॉडी में, कितने सारे रीजनरेट हो जाएंगे. मैं बोलते बोलते टायर्ड हो जाऊंगा, जाहिर तौर पे एनर्जी का लेवल क्या है, डाउन हो जाएगा. जिस लेवल पे आया था उस लेवल पे नहीं दिखाई दूंगा. तो ये क्या है कि वो चेंजेस तो लगातार हो रहे हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहे हैं. एट एवरी मोमेंट चेंज इज हैपनिंग. एंड इफ समथिंग इज चेंज मीन सम सॉर्ट ऑफ मोशन इज हैपनिंग. एंड इफ द मोशन इज देयर देन दैट इज व्हाट? दैट इज वर्ब. नाउन इज मोर ऑफ अ फिक्सेशन ऑफ समथिंग, दैट दिस इज फिक्स्ड, सो दिस इज नाउन. नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग व्हिच इज एब्सोल्युटली फिक्स्ड. तो जैसे कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर कभी दो धारा सेम नहीं होती, वो लगातार वो मोशन चल रहा है. तो उसी तरीके से लॉट ऑफ चेंजेस आर हैपनिंग. समटाइम्स दो चेंजेस हैपन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल. यू नो वो हमें नजर ही नहीं आ सकता, नंगी आंखों से हमें नजर नहीं आ सकता. तो वो क्या है कि भाई अगर नजर नहीं आएगा तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि भाई ये होता नहीं है, होता तो नजर आता. ऐसे भी लॉजिक देने वाले हैं धरती पे बहुत सारे. जो टिपिकल लॉजिशियन लोग हैं वो ऐसे लॉजिक दे देते हैं. वो ऐसे कह देंगे नहीं नहीं इस मूर्ति को तोड़ दो, इसमें कुछ भगवान की ताकत होती तो ये मूर्ति जो है वो अपना बचाव नहीं कर लेती, मूर्ति पूजा बेकार है. वो तुरंत लॉजिक दे देंगे. वो उनके पास लॉजिक है सिर्फ. तो जिंदगी में अगर सिर्फ लॉजिक है तो बहुत रूखापन आ जाता है आपकी जिंदगी के अंदर. जैसे कहते हैं दिल एंड दिमाग. तो दिल और दिमाग, दिल और दिमाग नहीं है कि किसी एक का इस्तेमाल करना है. दिल और दिमाग दोनों दिया गया है, यानी दोनों की जरूरत है. ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक की जरूरत है. तो वही बात है कि इफ देयर इज जस्ट लॉजिक इन योर लाइफ यू विल बी वेरी ड्राई पर्सन. एंड इफ यू हैव जस्ट दिल वाला, भक्ति बहुत है, तो सिर्फ तुम्हारे जिंदगी में रस बहुत रहेगा और लॉजिक नहीं रहेगा. दोनों एक तरह का अंधापन है, दोनों का मिश्रण चाहिए आपको. राइट तो यहां पे जो लिखा हुआ है भाई कि नथिंग इज नाउन एवरीथिंग इज वर्ब मींस व्हाट? एवरीथिंग इज इन अ कॉन्टिन्यूअस मोड ऑफ चेंज. देयर इज अ चेंज इन एंट्रोपी. थर्मोडाइनेमिक लेवल पे चेंज हो रहे हैं, वो चेंजेस हर पल हो रहे हैं. तो कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है. हमें नजर आ सकती है कि वो फिक्स्ड है. घर बना हुआ है, आपको लग रहा है कि ये तो बेजान चीज है, जड़ पदार्थ है. तो भाई जड़ पदार्थ है तो ऐसा तो नहीं कि वो भी फिक्स है. वो घर आज जैसा है 5 साल के बाद क्या वैसा रहेगा क्या? या 10 साल के बाद वैसा रहेगा क्या?
हैं। 1 साल के बाद ही फिर आपको दिवाली में घरों में लोग पुताई कराते हैं। पहले आजकल जैसे इतने एडवांस्ड पेंट तो होते नहीं थे, तो दिवाली में हर साल पेंटिंग हो रही घर में, तो वो पेंटिंग कहाँ गायब हो जाती थी? कोई क्या ले करके रगड़ रहा है क्या घर पे? नहीं, वो चेंजेस हो रहे हैं। कोई भी सामान खरीद के ला रहे हो उसमें घिसन लग रही है, ऐसा नहीं कि लेके आप घिस रहे थे, 2 साल हो गया, हो जाएगा उस पर दाग पड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो लगातार चेंजेस की वजह से है। तो कहने का मतलब कि जब आप किसी लॉजिक के साथ इन तरह के स्टेटमेंट्स को सब्सटेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं और इसमें खास तौर से सामने वाला आपके विजन को देखना चाहता है कि क्या रेंज है आपकी। अब ग्रीन इज बेटर देन रेड। अब इसमें वही कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन कनेक्ट ग्रीन एंड रेड कलर, राइट? सो रेड इज लव, रेड इज पैशन, ग्रीन इज ग्रीनरी। और उस ग्रीनरी को किसके साथ, मतलब धन धान्य के साथ क्या आप उसको जोड़ सकते हो? फिर यू कैन कनेक्ट विद द डिफरेंट आइडियोलॉजीज एज वेल, राइट? रेड आइडियोलॉजी, ग्रीन आइडियोलॉजी, इस तरह से आप आइडियोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इन 2 कलर्स को ट्रैफिक लाइट के साथ जोड़ सकते हो कि ग्रीन परमिशन देता है कि कंटिन्यू करो, रेड जो है वो रोक दे रहा है। रेड ब्लड का भी कलर है, राइट? और रेड प्यार का भी कलर है, पैशन का भी कलर है, हिंसा का भी कलर हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। वो रेंज देखना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि क्या गलत है क्या सही है। रेड सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, while ग्रीन रिप्रेजेंट लाइफ, न्यू बिगिनिंग। Life means going ahead, no stopping. Going ahead means some action is happening and action means verb and noun means stative. दिनेश ने ये बोला है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा है जैसे देयर आर नो फैक्ट्स, ओनली इंटरप्रिटेशन। यानी इस धरती पे कोई चीज फैक्ट ही नहीं है, सब इंटरप्रिटेशन है। कौन किस तरीके से उस चीज को इंटरप्रेट कर रहा है। अब आप इसके लिए भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे वॉट एवर वी लर्न विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। यस और नो? दैट इज कॉल्ड ज्ञानेंद्रियां। उन्हीं ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान मिलता है। बट वही ज्ञान, हमें साइंस का ज्ञान ये भी बताता है दैट देर इज अ लिमिटेशन इन ऑल आवर सेंस ऑर्गन्स। यस और नो? आवर आईज कैन सी ओनली विबग्योर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कानों को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज सुनाई देता है। आंखें सिर्फ विबग्योर रेंज देखती हैं, जिसको हम विजिबल रेंज कहते हैं। उसके बाद सूंघने की ताकत हमारी लिमिटेड है, कुत्ते हमसे ज्यादा बेहतर सूंघने की ताकत रखते हैं। बहुत सारे जीव जंतुओं से कम हमारी टच करने की सेंसेस हैं। मतलब जैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली है, जानवरों को कई बार पता लग जाता है कि अच्छा हाँ भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है, लेकिन हमें पता नहीं लगता। तो कहने का क्या मतलब है कि अब हम कोई चीज देख ना पाए और हम ये कहें कि नहीं मैंने नहीं देखा, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो कैन यू मेक दिस काइंड ऑफ पॉइंट? आपको खुद ही साइंस ने ही ये समझा दिया कि देयर इज अ लॉट दैट वी कैन नॉट सी, देयर इज अ लॉट दैट वी कैन नॉट हियर। हम 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर नहीं सुन सकते। तो नहीं सुन सकते का ये मतलब तो है नहीं कि उससे नीचे और उससे ऊपर साउंड नहीं है। साउंड तो है, हमारी औकात से बाहर है। सूंघने की नेचर ने हमें क्षमता लिमिटेड दी है। कुत्ते हमसे बेहतर सूंघते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं आपको अगर गंध नहीं आ रही तो इसमें कोई गंध नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि आप किसी भी चीज को जो परिभाषित कर रहे हैं वो अपने परसेप्शन के आधार पर कर रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे लिखा है कि देयर आर नो फैक्ट्स ओनली इंटरप्रिटेशन। सब लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक छिपकली को कोई चीज कैसे नजर आ रही है, जरूरी नहीं है कि वो आपको भी वैसे ही नजर आएगी। तो छिपकली कह दे कि मेरे लिए तो दुनिया ये है, मुझे तो ऐसे नजर आती है, आपको नहीं नहीं ये तो ऐसे है। जैसे मतलब दिस कुड बी एन अनएंडिंग डिबेट बिटवीन उल्लू एंड ह्यूमन बींग्स कि ये दिन है कि रात है। बिकॉज व्हाट इज दिन फॉर अस दैट इज रात फॉर उल्लू, एंड व्हाट इज रात फॉर उल्लू दैट इज दिन फॉर अस। So that could be an unending debate that what is day and what is night. Our interpretation is different for that particular creature on this of this cosmos. उसका बिल्कुल अलग परसेप्शन है। इसीलिए ये माया जो शब्द आता है कि सब कुछ माया है, तो सब कुछ माया है जब हम कहते हैं तो ये भी एक तरह का अगेन वो साइंटिफिक तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई जब हम माया कह रहे हैं तो यथार्थ कुछ है ही नहीं, फैक्ट्स कुछ है ही नहीं। फैक्ट्स तो आपका परसेप्शन है। क्या हमने टाइम हमने ही बनाया ना, हमने नाम दे दिए 10, 9, 11, 12। नेचर को थोड़ी पता है कि हम इस तरह से दे करके काम चलाते हैं।
हमने ये नॉमेनक्लेचर दिया कि ये दिन है, ये रात है, ये सुबह है, ये शाम है, वो है, आपने नाम दे दिया कुछ। तो जब आप इस आधार पर सोचने लगते हैं, इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि अब दिमाग आपका सिर्फ लोडेड विद द गिवन ज्ञान और बारोड ज्ञान, किताबों में जो लिखा था, जो किसी ने बोल दिया, पढ़ा दिया, रटवा दिया, वही नहीं है। अब आप उसको फ्रेश तरीके से सोचने की ताकत रखते हो। तो जब आप देखो, क्योंकि अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं और वहां पे आपको चीजों को इनोवेट करना है, नए विचार पैदा करने हैं, तो नए विचार की ताकत एब्स्ट्रैक्ट के टॉपिक से देखी जा सकती है, दैट इन हाउ मेनी different ways this person can connect with this particular topic. Got it? Green represents a healthy and greeny life. और क्या था? The one who loses is the real winner. मैं चाहता हूं थोड़ा सा और आप इसके बारे में बताएं। The one स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जो जनरली खोता है वही वास्तविक सेंस में विजयी होता है। क्या खोता है? इसकी बात तो नहीं हुई ना? खोना बुरा है क्या? खोना बुरा है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट किधर भी जा सकता है। क्या खो रहे हो आप? आपके पास बेवकूफियां थी, आपने खो दी। आपने बहुत सारे नकली लेयर चढ़ा रखे थे, वो खो दिया आपने। आप हल्के फील कर रहे हो। आपने ड्रामा खो दिया जीवन से। अब इस लेवल पे मैच्योरिटी आ गई, क्या ही फर्क पड़ता है? कौन क्यों बार बार इतने चेहरे बदलूं मैं? इनके सामने वो चेहरे, अलग अलग चेहरा ओढ़ना पड़ रहा है, और नीचे कोई और है और उसी के ऊपर इतनी सारी लेयर्स चढ़ा दी हैं। खो दिया मैंने वो सारा लेयर्स, लूज कर दिया। जितना कचरा अपने ऊपर इकट्ठा किया था, मानसिक, इमोशनल गार्बेज, मेंटल गार्बेज। जिंदगी ट्रैश कैन थोड़ी ही है, कूड़ा पात्र थोड़ी ही है। तो मैंने कुछ इमोशनल गार्बेज अपने रखे हुए थे। सोचता हूं खाली समय लेकर के, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। अपने आप को ये कह भी रहा हूं कि नहीं, अब मैं तो उसके बारे में नहीं सोचूंगा या नहीं सोचूंगी, लेकिन सोच तो फिर भी उसी के बारे में रहा हूं या रही हूं। कितनी पावर है उसके पास, कितनी गिरफ्त में रखा हुआ है उसने मुझे, कि मैं कह भी रहा हूं खुद से कि नहीं, अब तो उसके बारे में नहीं सोचना, बहुत गलत आदमी था, थी, मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। लेकिन क्या बात है, फिर भी तो सोच तुम उसी के बारे में रहे हो। कितनी कशिश है उसके अंदर, न होते हुए भी वो तुम्हारी तरफ छाया हुआ है। कितनी सारी चीजों को हम जानते हैं कि ये गार्बेज है, मेरी जिंदगी में कूड़ा है। To think over those things is absolutely wastage, is an absolute waste of time actually. But still, you are not in your control. लेकिन आज आपने खो दिया। आज आप उन सारे कचरों को साफ कराए, सब झाड़ दिया। यानी कोई इमोशनल गार्बेज नहीं रखना, मेंटल गार्बेज नहीं रखना। मेरा दिमाग है, मेरा माइंड है भाई, कूड़ा पात्र थोड़ा ही है। ये सब पुरानी चीजों का कूड़ा। अरे पुरानी चीजें लेसन सिखा जाती हैं, लेसन्स को सीख करके आगे बढ़ना है। इट्स नॉट अबाउट कि हम कहने नहीं मेरा मेरा कूड़ा है ना, कैसे फेंक दूं सर, मेरा कूड़ा है, इतने सालों में जमा किया है, वो पुरानी यादें। सर आज भी अकेले जब सोचता हूं तो वहीं ट्रांसपोर्ट हो जाता हूं। सर मेरी यादें हैं, मेरा हक है इस पे, कैसे विदा कर दो इसको? बिल्कुल रखो, बिल्कुल रखो, कूड़ा रखो। कूड़ा खूब एनर्जी लेता है। आपकी जिंदगियों में जो कूड़े होंगे इस तरह के इमोशनल और मेंटल, रात में अकेले में अगर आप एक बार सोचना शुरू करें तो कब 2 घंटे निकल जाए, 3 घंटे निकल जाए, आपको पता ही नहीं चला। लेकिन आज आपने वो सब कुछ खो दिया। नाउ यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली लाइट। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। इसे ट्रेवल लाइट। जिंदगी में हल्के रहो, इतने बोझिल हो कि क्यों रहते हो। और इस सेंस में आपको लग रहा है कि नाउ यू आर द विनर बिकॉज यू वर डिफीटेड बाय योर सेल्फ ओनली। अच्छा ये टॉपिक तो नहीं दिया कहीं कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ब्लॉकेड हम ही हैं? होता है, ये भी टॉपिक कई बार दिया जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़े दुश्मन हम ही अपने आप के होते हैं। वी आर द बिगेस्ट, मान लो ऐसा टॉपिक दे दिया, वी आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवरसेल्व्स। किसी और की जरूरत ही नहीं है हमें तबाह करने के लिए, हम खुद काफी हैं। तो अगर आपकी आदतों में इस तरह की चीजें हैं तो फिर आप तबाह होंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू। इसके बारे में बात कर रहे थे हम। द वन हु लूजेज इज द रियल विनर। एंड्स, यहां आशीष ने कुछ कहा है, नो सर सैक्रिफाइस इज गुड थिंग बट इट इज डिफिकल्ट टू सैक्रिफाइस। ये किस आधार पे करो? नो सर मतलब किस पे आधार पे कहा है आशीष आपने?
something but once we did sacrifice lot thing which is disturb our path but it impact will be different like IAS officer. आशीष अंग्रेजी भाई साहब बड़ी खतरनाक खेली हुई है, अगर ऐसा बोल दोगे लिख दोगे तो उसको 4 बार सब पढ़ना पड़ेगा कि क्या कह रहे हो. सर सैक्रिफाइस इज गुड थिंग बट इट इज डिफिकल्ट टू सैक्रिफाइस. उसके बाद कॉमा लगा है, फिर लिखा समथिंग बट वंस वी डिड सैक्रिफाइस लॉट ऑफ थिंग. नहीं समझ आ रहा है सर, हमको बोलना है ना, पता नहीं आता प्लीज बताओ. अंकुर बोल सकते हो ना, ऊपर वाले ने बोलने की ताकत दी है आपको, तो बस बोलना इसी तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूँ. तभी तो मैं ही बोलता हूँ इस बैच में ज़्यादा, तभी तो इतनी थकान होती है कि आप लोग चुप ही रहते हो. शिवम, विनर knows only that points which helped him to be a winner, but one who loses knows but one who loses. अब देखो यहाँ पे ना शिवम वन सिंगुलर है ना, तो उसके लिए फिर knows लगेगा. But one who loses knows those things that played an important role in his lost. In his lost. Lost क्या नाउन है? Lost लूज वर्ब का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है. as well as those points which help him to be a winner. So one who loses is the real winner. ग्रामेटिकल गलतियां हैं बेटा, कुछ और नहीं है. इसने जो लिखा था वो sacrifice lot of thing which is disturb our path but its impact will be different. Ashish, could you explain that what you want to say? Anyone else would like to add something? Ends and means are inseparable. कौन बात कर रहा है इसके बारे में? Ends and means are inseparable. यानी हम ends और means को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. ends का मतलब फाइनल रिजल्ट और means का मतलब जो रास्ता आप चुन रहे हैं. कर्मल्डे बाधिका रस्ते मा फले सुकदाचन. दैट्स द श्लोक दैट यू कैन रिलेट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्यों कहा जाता है ये? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? आप कहो लॉजिक लगा दो, वहां भी कहो बेवकूफी वाली बात है ये तो है. आदमी कर्म करता किस लिए है? फल के लिए है. ये कह रहा कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये क्या मतलब है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगेन बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट है. बिकॉज इफ यू आर इन्वॉल्व इन एनी जॉब, एनी वर्क, and at the same time you are thinking about the outcome of those actions, so definitely you are not completely present in that action because a part of your mind is continuously thinking about the outcomes. Means what? You are not 100% available with that particular thing, and if you are not available with that particular thing 100%, how can you imagine कि आपको जो है रिजल्ट 100% मिलने वाला है? तो इसमें वही है कि हम तीर के सहारे जिंदगी में शिकार करने निकलते हैं, और वो ये टॉपिक उसी के बारे में बात कर रहा है कि एंड्स, मीन्स और एंड्स इनसेपरेबल हैं. आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते. जनरली हमारी थिंकिंग क्या होती है कि ये चीज से ये मिल जाएगा, ये वाला पढ़ाई करके मुझे ये मिलने वाला है. आप करके देख लीजिए. अगर आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि वो मिल जाएगा तो शायद आपको मिलने में मुश्किल होगी. लेकिन पढ़ाई करना शुरू किया, हो सकता है इस पर्पस से शुरू किया, लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाई से प्यार हो ही गया, तो वो कब आपको मिल जाएगा इसका पता भी आपको नहीं चलेगा. नहीं तो जिंदगी में बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं कि हमें दरवाजे पे हम पहुंच जाते हैं, मिलने ही वाला होता है, तब तक दरवाजा बंद हो जाता है. तो इफ यू आर एंजॉइंग द प्रोसेस यू विल एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर स्टफ. और अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आप फिर समझ रहे हैं कि ये मीन्स है, ये एंड है,
इस मीन्स से ये एंड मिलेगा, ऐसा नहीं होता। मीन्स ही एंड है उस समय। यानी उस समय जब आप इन्वॉल्व हैं, अब मान लो कोई क्रिकेटर है, अब आप खुद ही सोच लो ना, जरा अपने आप को रख करके सोचो कि जिस लेवल पे जो सफल लोग हैं, जो जो मतलब हर मिनट लाखों रुपए कमाते हैं, हर मिनट लाखों रुपए कमाते हैं, ऐसे भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आपको पता है। तो वो आदमी तो काम करने छोड़ दे फिर। है आम आदमी क्या कहता है, अरे भाई जिंदगी में 50 लाख रुपया जमा कर लूं, 1 करोड़ जमा कर लूं, बहुत बड़ी बात है। करोड़पति में आकर के लोग कैसे कहते हैं, अरे इतने पैसे से तो घर संवर जाएगा, दिक्कत सारी दूर हो जाएगी। उनके लिए बहुत बड़ा है। अमिताभ बच्चन उन्हीं को पैसा बांटते हुए हर एपिसोड के कितने पैसे लेते हैं वो, हर एपिसोड में भी करोड़ रुपए तो जाते नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन कितना लेते हैं, आप उनकी कीमत समझ लीजिए। तो पॉइंट यही है कि आपका आकाश कितना बड़ा है, आपका आकाश कितना बड़ा है। अगर आपको लगता है कि नहीं पैसा मोटिवेशन है, तो फिर उन लोगों को काम बंद कर देना चाहिए। वो तो काम ना भी करें तो भी पैसा आता रहेगा, इतना सिस्टम तो उन्होंने क्रिएट कर ही लिया होगा। इन सभी लोगों के इतने सारे बिजनेस वेंचर्स होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसा जनरेट हो रहा है, उनको कोई मजदूरी करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन बात तो वहां पे क्या आ जाती है कि नहीं, आप पैशनेट हैं उस चीज के लिए, आप उसके लिए काम कर रहे हैं हर फील्ड में। नहीं तो क्रिकेटर्स इतने पैसे कमाते हैं, वो अब बैटिंग करते समय वो गाड़ी का लॉन्च सोचने लगे, अच्छा हाँ कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही है, अरे कोई बात नहीं, इतना तो पैसा मिल ही रहा है मुझे, क्या परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। अब विराट कोहली का आप करियर देखें, किस तरीके से अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड किया उन्होंने। तो कहने का मतलब कि जब क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो क्रिकेट खेलना कोई मीन्स नहीं है कि इसके जरिए मुझे ये मिलेगा इसलिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आप अगर नहीं वहां पे परफॉर्म करेंगे तो आप हट जाएंगे। क्या उनके साथ बहुत सारे लोग नहीं आए थे, अंडर 19 के जो कैप्टन थे, क्या नाम था उनका, जो कोहली के साथ ही खेलते थे, वो गायब हो गए कि नहीं गायब हो गए? तो वो कहने नहीं, ये तो मैं टीम का कैप्टन था। बोलते रहो इस बात को, क्योंकि जीवन में जहां आप फिसले कि नहीं नहीं अब तो मिल गया, अब तो चलता रहेगा, जीवन कभी ऐसा नहीं है। एक जिंदगी में बहुत बड़े बड़े राजा रंक हो जाते हैं और रंक राजा हो जाते हैं। ये जो कहा जाता है ना, इतनी कमा ली है 7 पुश्तें खाएंगी, वो कभी नहीं होता। वो कहने में बस सुंदर लगता है। अगर पुश्तें, अगली पुश्तें बर्बाद हैं, तो वो उन्हीं की आंखों के सामने बर्बाद करके चली जाती हैं। तो इसीलिए मीन्स और एंड सेपरेबल। इसका उल्टा भी टॉपिक दिया जा सकता है कि मीन्स, कहते हैं ना कि एन किन प्रकारेण हमें जीतना है, वो जो बकवास स्टेटमेंट की क्या है कि एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वॉर। तो अगर इस तरह का लॉजिक है, तो उसमें क्या है कि एवरीथिंग इज राइट मीन्स व्हाट, दैट एंड इज इंपॉर्टेंट नॉट द मीन्स। ये भी टॉपिक दिया जा सकता है। अब इसमें आपकी समझ को चेक किया जा सकता है कि भाई कैसे भी करके एक एंड पाना है हमें, तो मीन्स का कोई मतलब नहीं है, रास्ता कैसा भी हो मुझे तो जीतना है। तो कहने का मतलब कि यहां पे विचारों का आदान प्रदान, उसको तौलना, आपको एक सिचुएशन में रखना, उसी को टेस्ट किया जा रहा है। उन्मुक्त चंद, यस, विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको हर फील्ड में मिल जाएंगे। तो जो भी आदमी किसी काम से प्यार करता है, उसको ये पता है कि सक्सेस, मनी, घर, गाड़ी, दौलत, ये सब क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है। गरीब आदमी के लिए यही सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, एक गाड़ी हो जाए, एक घर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पार्टी कर लूं, फोटो डाल लूं। ये इसीलिए कहा जाता है ना कि गरीब गरीब क्यों बने रहते हैं और अमीर अमीर क्यों बनते चले जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फर्क आपका जिंदगी के प्रति अप्रोच को लेकर के होता है। आम आदमी, जो एक मिडिल क्लास का आदमी है, जैसे ही वो उसके पास पैसे आते हैं, वो लाइबिलिटीज इकट्ठा कर लेता है। वो गाड़ी खरीद के लाएगा, वो घर खरीद लेगा, पार्टियों में खर्चा करेगा, सब ईएमआई पे चल रहा है। अरे गाड़ी तुम नहीं खरीद के लाते हो, उसी दिन उसकी वैल्यूएशन 10% कम हो जाती है। लेकिन दिखाना है, जिसकी जरूरत नहीं हो वो भी हम खरीद के लेके आते हैं। अमीर आदमी लाइबिलिटीज में नहीं, वो असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मिडिल क्लास का ये काम है, उसको दिखावे में खर्च करना है। वो अपनी शादियों में लाखों रुपया जिंदगी भर मेहनत करके कमाएगा कि नहीं, लड़की की शादी करूंगा, बहुत शान से करूंगा, वो हैप्पी, वो बिग फैट इंडियन वेडिंग, 40 लाख 50 लाख खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए वो जिंदगी में 30 साल मेहनत करता है वो आदमी बेचारा। नहीं नहीं, समाज में इज्जत होगी, क्या शादी करी उन्होंने। बड़े लोगों की शादियां देख लो, धोनी की शादी देख लो कैसे हुई थी, 20 लोगों में।
और उतना करने के बाद भी, सारे ड्रामे के बाद जो रियल रिलेशनशिप है पति पत्नी का, वो शायद ना भी अच्छा हो, लेकिन ड्रामे में पूरा खर्चा हमारा होता है। तो मिडिल क्लास ड्रामे में ज्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसका जो अंदर का खालीपन है, अधूरापन है, वो इन्हीं सब बाहरी चीजों से इसको पूरा करने की कोशिश करता है। और बड़े लोग इसके बारे में, वो घास के मैदान में लेटे हों, वो वैगनार में चल रहे हो या रोल्स रॉयस में चल रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको पड़ेगा। अब इधर ये इतना देखने में आया, जहां जहां पर रियलिटी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, जैसे आप दिल्ली एनसीआर में देख लें, बहुत सारे किसानों के पास काफी दौलत आ गई, जमीनें बिकी गुड़गांव में, ग्रेटर नोएडा में, उनके बच्चे पढ़ने लिखने में नहीं गए। अब घर में 2 करोड़ आ गया, 3 करोड़ आ गया, तो 50 लाख की गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद घर बन गया बहुत अच्छा, गांव में 60-70 लाख लगा करके सुंदर बढ़िया गाड़ी ले ली। उसके बाद शौकीन है वो, रोज का उनका 10,000 का खर्चा है, नशा कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, इधर उधर पार्टी कर रहे हैं। कितने दिन चलेगा वो 2 करोड़? उसको खर्च होने में टाइम लगेगा क्या? आप देखो कितनी घटनाएं सुनने में आती हैं ग्रेटर नोएडा, इन सब रूट्स के ऊपर, रात में छीना झपटी की, गाड़ियां रोक ली, अंडे फेंक दिए, ये कर लिया, वो कर लिया, पर्स छीन लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब लक्ष्मी बिना सरस्वती के आती हैं तो ज्यादा दिन टिकती नहीं है। ये है मिडिल क्लास। ये वाला काम, शोशेबाजी वाला काम, दिखावे वाला काम, ये कर लिया, वो कर लिया, उसमें जो अमीर लोग होते हैं उसमें वो कभी इंगेज नहीं होते। ठीक है, और वो उनके लिए भी वो एक तरह के, फिर मतलब उसके पीछे भी कुछ कारण होता है अगर वो उस तरह का कर रहे हैं तो एनीवे, आपने कुछ कुछ लिखा तो है। आई वाज इन डायलेमा ऑफ एंड्स एंड मींस, नाउ आई एम क्लियर इन माय गोल। थैंक यू सर। ओके अतुल, we can say ends and means are inseparable. For example, if someone is preparing for banking or SSC, then she will has to go through the syllabus. अमित कह रहे हैं तो बेटा अभी भी ये मींस और एंड ही हुआ ना, मींस और एंड को सेपरेट कर दिया कि एसएससी और बैंकिंग की नौकरी है, इसलिए सिलेबस से जाना पड़ेगा। आप ऐसे भी तो बात कर सकते हो कि भाई ये सिलेबस जो है 10वीं तक के ही सिलेबस हैं, बस मैंने क्या किया था, रट के पढ़ा था, अब यहां समझ के पढ़ रहा हूं, मजा आएगा, तब नौकरी मिलेगी। Live in present in when you are busy with means. Yes, Anu. If the means are good, then definitely we get a good finish, and we see vice versa that if the ends are good, then surely we use the right means. For example, if we start any work with our enjoy, then surely it will give a better life to us. ये विश्वदीप जी ने लिखा है। तो वाइस वर्सा ये एप्लीकेबल नहीं है बच्चे। एंड्स मतलब एंड्स को किस तरह से डिफाइन कर रहे हो वो भी तो आ गया ना, कि भाई मान लो तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, तुमने कुछ इधर उधर करी, चोर बाजारी करी कुछ, और तुमको जो चाहिए था कैसे भी पा लिया, अब तुम्हारे जीवन में वो टिक भी गया, तुम 10 साल तक 20 साल तक सफल रहे, लेकिन हो सकता है कुछ तुम्हें ऐसी बीमारी लग जाए, कोई ऐसी दिक्कत आ जाए, कोई ऐसी परेशानी हो जाए, या कई बार तुम्हारी जो अगली जनरेशन होती है वो तुम्हारे किए का फल भोग रही होती है। तो गुड हम किस सेंस में कह रहे हैं वो, ये क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में ना किसी भी तरीके से चीजों को देखा जा सकता है, और खास तौर से ऐसे टॉपिक्स में आपकी रेंज को पकड़ने की वो कोशिश करते हैं। आशा कह रही है फेलियर चेंजेस आवर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ समथिंग, अ लूजर ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिज फेलियर एंड दैट लीड्स हिज लाइफ इन अ चेंज्ड मैनर। आफ्टर लूजिंग समथिंग ओनली देन वी नो द ट्रू वर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। बिल्कुल, वेरी गुड आशा। Amit, if yes, we can say ends and means are inseparable. If we took an example, someone is everything has one starting point and end point, like our birth is the starting and death is the end, but means is the struggle of whole life that we lived, and so ends and means are inseparable. हाँ, दिनेश ने एक चीज बताने की कोशिश करी कि जीवन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें मीन्स और एंड अगर आप सेपरेट करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। चलिए, तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था कि आप इनके बारे में सोचें, और आपको पता है कि मेजर जहां पे आपको मिलेगा वो एवरग्रीन टॉपिक्स ही हैं, यानी नॉन नॉलेज बेस्ड टॉपिक्स हैं। और मैं जब आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो मैं उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दूंगा जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिख दिया है। सो कल से हम नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। गॉट इट एवरीवन? चलिए, सो आज यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं।
सोचें आप, जो बाकी के टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि नॉलेज बेस्ड में आपको दिक्कत है, पढ़ने सीखने जानने की जरूरत है, लेकिन ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो कि मतलब SBI PO की तरफ जा रहे हैं या RBI ग्रेड बी की तरफ जा रहे हैं या कोई मैनेजमेंट एग्जाम राइट करने जा रहे हैं, उनके लिए ही जरूरी है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इतनी स्टडी करके जानी ही जानी है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं, पावर ऑफ प्रेस, एडवर्टाइजिंग, मेन विमेन, ये सब तो कॉमन है। तो इसमें बस कोशिश ये करनी कि जो आपका आउटलुक हो वो एक बैलेंस्ड आउटलुक हो। किसी को नहीं MNC ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ऐसी भाषा हमें नहीं बोलनी है लेमैन की तरह। भाई MNCs आई तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस बेहतर हुए, बहुत सारे प्रैक्टिसेस बेहतर हुए, काम करने के तरीकों में बदलाव आया। क्या आपको जो फाइनल कंज्यूमर है, क्या उसको अब बेहतर चीजें, बेहतर सर्विसेज नहीं मिलती? राइट। कंपटीशन बढ़ने से जाहिर तौर पे आप जो एंड कंज्यूमर है उसी को फायदा होता है। और इन MNCs के आने से प्रैक्टिसेस काफ़ी बेहतर हुई, हमारी काम करने का तरीका बेहतर हुआ। तो मतलब आप पॉजिटिव्स भी बता सकते हैं, नेगेटिव्स भी बता सकते हैं। किस तरीके से, अब जैसे मान लो E-कॉमर्स के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, तो जो अब उनकी वजह से बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन को फायदा भी हुआ है, बिकॉज दे गॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग देयर गुड्स, राइट। प्रॉब्ली दैट वुड नॉट बी पॉसिबल, दैट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल अगर ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। तो उनको एक जरिया मिला है। जैसे बहुत सारे राजस्थान के अंदर paperfry.com जैसे जिन तरह की कंपनियां हैं, तो जो बहुत सारे फर्नीचर बनाने वाले लोग थे, कारपेंटर्स थे, जो मतलब राजघरानों के जमाने से काम कर रहे थे, उनकी अपनी स्किल्स थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी नौकरियां खत्म हो गई, काम ही नहीं रहा, उनके बच्चे छोड़ करके मजदूरी करने चले गए। अब इन तरह की कंपनियों ने उनको हायर किया, सैलरी देनी शुरू करी, 40,000 50,000 रुपए महीने, और अब उनके जो सामान है वो विश्व भर में जाते हैं। जैसे आप देखें, ये हमारे बगल में ही मुरादाबाद है, पीतल नगरी के जमाने में कहा जाता था। अभी मुरादाबाद से कितने सारे हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचे जाते हैं। और क्योंकि पीतल जो है वो महंगा हो गया, तो बहुत सारी और मेटल्स का इस्तेमाल करके, मतलब अभी उनका क्रिसमस आने वाला है और उसके लिए यूरोप और अमेरिका में बहुत भारी मात्रा में 9,000 करोड़ से ज्यादा का माल सिर्फ मुरादाबाद से सप्लाई होता है। इतना बड़ा मार्केट है। मेटल से बने हुए, अलग अलग तरह के मेटल से बने हुए जो आपके घर से सजावट वाले जो सामान होते हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं और इस तरह की और सारी चीजें। तो कहने का क्या मतलब है कि आपको एक बैलेंस्ड आउटलुक, लेकिन अगेन जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप बात नहीं कर पाओगे। इसीलिए अब जैसे मैंने अभी ये जो बताया है, क्या नाम है आपका, मुरादाबाद वाला, अब मुझे ये लल्लन टॉप की रिपोर्टिंग में सुनने को मिल गया। वो वहां पे अभी यूपी में घूम रहे हैं वो। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई उसके लिए नियम कानून सा नहीं है। एक टाइमिंग जरूर रखो जब आप न्यूज देख सको, एक बार देख लो कि हाँ क्या है, कहाँ पे चल रहा है, क्या रियलिटी है, कौन कौन से सोर्सेज मेरे लिए बेहतर हो सकते हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास, तब जाकर के आपके पास डेटाबेस धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और व्हाइल यू आर रीडिंग और वॉचिंग और लिसनिंग एनीथिंग, बहुत ध्यान से, इतने ध्यान से सुनो कि वो पॉइंट्स आपके दिमाग में आत्मसात हो जाएं। और जैसे मैंने 9,000 करोड़ बोला, क्योंकि मैंने जिन सज्जन से वो बात कर रहे थे उन्होंने बताया ये, और वो उस बिजनेस में 45-50 सालों से हैं। तो जब आप फैक्ट्स लेकर के आते हैं कि किस तरह से बदलाव हुआ, पीतल नगरी में पीतल का उतना काम नहीं है, दैट इज प्रीटी मच लिमिटेड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, 10 मिनट का प्रोग्राम है, थोड़ा सा धैर्य के साथ सुन लो। आजकल लोगों के पास धैर्य नहीं, फटाफट स्वाइप करना है। तो इस तरह से आप जब सुनेंगे तभी आपके पास नॉलेज आ पाएगी, राइट। या जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए, साधारण शब्दों में आप देखें, अर्थात करके प्रोग्राम भी आता है लल्लन टॉप के ऊपर, रविवार को आता है। आप देखें खर्चा पानी आता है, देखें अंशुमन त्रिपाठी के साथ इंडिया टुडे वाले। तो आपको वो हिंदी भाषा में, एटलीस्ट यू विल हैव कंटेंट ना। बिना कंटेंट के कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीजें, फाइनेंस से जुड़ी हुई चीजें, ये आपको संडे का है, अर्थात ये भी देख सकते हो, लल्लन टॉप पे आता है ये। अंशुमन तिवारी साहब जो हैं वो इंडिया टुडे के संपादक हैं और वो बात करते हैं, खर्चा पानी पे बात होती है। तो ये बहुत तरह के ऐसे सोर्सेज हमारे लिए पॉसिबल है। राज्यसभा टीवी की हमने बात करी थी, अब तो शायद वो संसद टीवी हो गया, राज्यसभा हट गया, वो एक ही चैनल बना दिया उन्होंने। तो मल्टीपल सोर्सेज से पढ़िए, सुनते रहिए, देखते रहिए, तब जाकर के आप नॉलेज बेस्ड जीडी में बात कर सकते हैं। और डिस्कशन सुनने से अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स आपको देखने, सुनने, समझने का मौका मिलता है। थैंक यू।